तो आ गया ना मेरा लेक्चर देखने के लिए। यार मेरे को पता था आपको मेरी लत लग जाएगी। हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो आप सब्सक्राइबर वापस ले लोगे, मेरे को पता है। चलो ठीक है, तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो देख लेना, क्योंकि हमने वहाँ पर एक केस को छोड़ा था और हमने कहा था कि इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे लास्ट में। तो हाँ, आज के पार्ट में हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। सिस्टोन क्या होता है उसको देखेंगे और लास्ट में उस केस को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक डालो आरएनए पॉलीमरेज। यार यहाँ पॉली का मतलब ही समझ में आता होगा, 3 से अधिक होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करो तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक टाइप के ही होते हैं। आरआरएनए हो गया, इट मीन्स रिसीवर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए। यूकैरियोट्स की बात करो तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2021 में क्वेश्चन पूछा था नीट ने। ओके, पहला बात करें आरआरएनए, इसमें भी है मतलब रिसीवर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एचएनआरएनए को अपन प्री मैच्योर आरएनए कहते हैं, मतलब आरएनए बनने से पहले ये एचएनआरएनए में कन्वर्ट होता है। देखो यार, हमें तो ये तो पता है डीएनए से आरएनए बनता है, सिंपल सी बात है। एक स्ट्रैंड जब टूटता है तो आरएनए बनता है, राइट। तो वो आरएनए से बनने से पहले वो एचएनआरएनए में बनता है, तब जाके वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। लास्ट टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देखो यार, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है पता है? नहीं पता, क्योंकि मेरे को बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ। याद करो जब हमने डीएनए का मॉडल देखा था डबल हेलिक्स वाला, कैसे पता होगा, आपने पहला पार्ट तो देखा ही नहीं, तो फिर भी दिखा देता हूँ। ये जो हमने डीएनए का मॉडल देखा तो वहाँ पर हमें पता है ना कि 2 स्ट्रैंड थे, तो एक को डिनोट करते हैं 5' से, एक को डिनोट करते हैं 3' से। तो नीचे भी डिनोट करना पड़ेगा, तो 5' को डिनोट करेंगे नीचे 3' से, 3' को डिनोट करेंगे नीचे 5' के साथ। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ये जो 5' टू 3' की ओर आ रहे हैं अपन, इस स्ट्रीम को कहेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 3' टू 5' की ओर आ रहे हैं, इस स्ट्रीम को कहेंगे अप स्ट्रीम। यार कुछ भी नहीं है, ट्रिक लगाओ बस। अगर कोई बढ़ रहा है, अप का मतलब क्या होता है बढ़ना, तो 3 से 5 की ओर बजा रहा है मतलब वो बढ़ रहा है। और घटने का मतलब क्या है? डाउन, डाउन मतलब घट रहा है। तो 5' टू 3' की ओर आ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया। इसमें कोई याद करने वाली ट्रिक है ही नहीं, ये सब बस लॉजिक की बात है जो कि मेरे पास भर भर के हैं। हाँ ठीक है ना यार, नहीं फेंक रहा, चलो ना आगे आप। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कहता है ये जो है ये डीएनए का सेगमेंट है जो कोड करता है आरआरएनए के लिए। इट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन ही सबसे पहले डीएनए को ब्रेक करेगा और कन्वर्ट करेगा एचएनआरएनए में, और एचएनआरएनए से फिर मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पर देखो स्ट्रेन बनाया है, भले थोड़ा टाइम ये जो टेबल है थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर समझ जाओगे मेरे हिसाब से। देखो यहाँ 5' टू 3' लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इस स्ट्रीम को क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस टेबल में दिख रहा होगा कि हमने कोडन लिखा है, जैसे कि TATAA लिखा है, उसके जस्ट नीचे उसका एंटी कोडन भी लिखा हुआ है। क्या हम सबको पता है टी का एंटी कोडन क्या होता है? A होता है, जी का एंटी कोडन C होता है। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। उसी तरह सेकंड बॉक्स में भी देखो, वहाँ पर भी एक कोडन लिखा हुआ है और इसके नीचे एंटी कोडन लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। नीचे वाला जो कोडन है वो कौन सा स्ट्रेन पे है? 3' टू 5' वाला स्ट्रेन पे है, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। वहाँ पर देखो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हो गया। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो वो क्या करेगा भैया? वो स्ट्रेन लेगा और तोड़ना शुरू करेगा, तो कन्वर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ मज़ा आएगा। देखो अभी बहुत जन हम तभी से कर रहे हैं A का एंटीकोडन T, G का एंटीकोडन C, यहाँ भी वही कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ आएगा ट्विस्ट। अगर आप यहाँ पर इसका एंटीकोडन बनाओगे आरएनए के लिए, तो बहुत जन यहाँ क्या कर देंगे? A फिर TT लिख देंगे, जो कि आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आएगा U, मतलब यूरासिल। जी हाँ, अगर आपको वो याद होगा जब हमने कहा था कि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, याद है कहा था हमने? बिल्कुल यार, हमने पहले पार्ट में देखा था ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा था ना, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ा है। देखो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड हो रहा है ना, बिल्कुल होगा। तो ठीक है, यहाँ इसका कोडन बनेगा क्या? AUUGC, यही इसका एंटी कोडन बनेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अपन ने लिख दिया। तो ये जो एंटी कोडन है वो किसके लिए बन गया? आरएनए के लिए बन गया है। तो कुछ इसी तरह होता है
डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। पर ये जो था कि छोटा सा डेमो था, थोड़ा सा इसको अब डिफ़िकल्ट बनाते हैं, कुछ कुछ और बात इसमें ऐड करेंगे। देखो ये जो 3' to 5' वाला स्ट्रेन हो गया, नीचे वाला ही देखो अपन, जहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रेन। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रेन। टेम्पलेट स्ट्रेन का काम समझो तो वो डीएनए को आरएनए में तोड़ने का काम करेगा। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। उसके नीचे देखो 5' to 3' दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। उसका काम होता है कोडिंग स्ट्रेन, वही एक नया कोड को कोडिंग करने का काम करता है। जिस तरह हमने देखा आरएनए के लिए कोडिंग कौन किया था, 5' to 3' वाला ये स्ट्रेन किया था। बिल्कुल ठीक है यार, यही चीज़ मेरे को बतानी थी। और तो और इसको अब पूरा शॉर्ट में कवर करेंगे। देखो प्रोकैरियोट्स में ना 3 ही फेज आते हैं आरएनए पॉलीमरेज को फॉर्म करने के लिए। पहला है इनिशिएशन फेज, दूसरा है इलोंगेशन फेज, तीसरा आता है टर्मिनेशन फेज। अब बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। देखो यार आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं ना, देख लिया था हमने, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज जब फॉर्म होगा उस फेज़ को कह दिया हमने इनिशिएशन फेज, और वो इनिशिएट हो रहा है। उसके बाद वो आरएनए पॉलीमरेज बढ़ेगा भी, तो मतलब जिस तरह हमने कोडिंग अभी स्टार्ट किया तो मतलब वो अभी क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, वो कोडिंग आगे भी बढ़ेगा, राइट। उस फेज़ को कहेंगे इलोंगेशन फेज। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोडिंग आगे जाके रुक जाएगी, स्टॉप करना पड़ेगा, उस फेज़ को कहेंगे टर्मिनेशन फेज। बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक एक करके देखते हैं। मान लो हमें कुछ चीज़ को इनिशिएट करना है तो हम लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जो भी आरएनए पॉलीमरेज को हम बनाना चाहते हैं, चाहे वो आरआरएनए हो, एमआरएनए हो या फिर टीआरएनए हो, वो आप बना लिख देना। उसको इनिशिएट करने के लिए अब काम करता है सिग्मा फैक्टर, तो उसमें ऐड कर देंगे सिग्मा फैक्टर। अब उसको हम इलॉन्गेशन देना चाहते हैं तो वही लिखो आरएनए पॉलीमरेज जो भी आपने लिया होगा उसको इनिशिएट कर दिया अपन ना। इलॉन्गेशन करने के लिए रो फैक्टर लगाते हैं, तो रो फैक्टर लगा दो। अब उसको रोकना है कि भैया बहुत इनिशिएट हो गया, अब तुम रुक जाओ, तो जो रो फैक्टर को हमने लगाया था उसको हटा देंगे, तो हो जाएगा वो टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के लिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा है, नीट में क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में देखो इतना कुछ दिख रहा होगा आपको, पर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसको मैं जो बनाया हो ना उसको देखो, ठीक है। बाकी ये सब डायग्राम देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम नहीं पूछता है बोर्ड्स में और ना ही आपको नीट में पूछता है, बस आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो फंक्शन मेरे इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। जो रफ डायग्राम है पता है उतना अच्छा नहीं है, पर देख लो इससे क्लियर हो जाए, आपका डाउट काफ़ी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने 5' to 3' वाला स्ट्रेन बनाया है, जिसको अपन कोडिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही जा रहे हो। यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, एक एक्सोन दिख रहा होगा और एक इंट्रोन दिख रहा होगा, राइट, ठीक है। देखो ये जो कोडोन है किसके लिए है, एचएनआरएनए के लिए कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्री मैच्योर आरएनए है, मतलब कि आरएनए बनने से पहले। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक भी समझ गए अपन। यहाँ पर अब होएगी स्प्लाइसिंग। क्या होगी, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में कुछ ऐसा होता है कि वो इंट्रोन को कट करेगा और रिमूव कर देगा, और फिर से जो एक्सोन बच जाएंगे उसको जोड़ देगा। देखो मतलब को समझो, यहाँ पर एक एक्सोन है, एक इंट्रोन है, एक एक्सोन था, एक इंट्रोन था, इंट्रोन को रिमूव कर दिया, एक्सोन को अटैच कर दिया, फेविकोल के जैसा, ठीक है। उसी को कह दिया अपन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होने के बाद वही रहेगा 5' to 3' वाला, लेकिन अब वो एचएनआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो चुका होगा, राइट। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, नहीं सर, अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी कैपिंग भी की जाएगी और टेलिंग भी। देखो कैपिंग कहाँ पहनते हैं, कैप कहाँ पहनते हैं, ऊपर में, तो 5' ऊपर है अभी उसका, तो कैप वहाँ पर होगा, कैपिंग हो जाएगी वहाँ, नीचे हो जाएगी टेलिंग। तो यूकैरियोट्स में जो आरएनए होता है कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। तो यार ये भी अपन ने क्लियर कर लिया। अब बोलोगे सर सिस्टोन के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि हो सकता है बोर्ड्स में पूछे जाएं, तो बिल्कुल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा रखो मेरे पे। डेफिनेशन ये लिखा है कि सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कोड्स फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल सी बात है, ये किसका सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, जो कोड किसके लिए करता है, सिर्फ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करता है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है वो सुनो, ऑल स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट सिस्टोन। जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो उसको हम सिस्टोन नहीं बोल सकते हैं, पर जितने भी सिस्टोन होते हैं ना वो स्ट्रक्चरल जीन बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? यार मुझे भी नहीं पता, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ना, इतना क्या चाह रहे हो उसके अंदर, इसके अंदर जाओगे तो यार बहुत लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब डायरेक्टली याद रखो ना कि जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसको अपन सिस्टोन नहीं बोल सकते, पर जितने भी सिस्टोन होते हैं उसको अपन स्ट्रक्चरल जीन बोल सकते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट लिखा है विच कोड्स फॉर RRNA और tRNA इज़ नॉट अ सिस्टोन। इतना कुछ देखने के बाद हम एक टेबल बना लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए, और देखते हैं क्या डिफरेंसेस है इसके बीच। पहला डिफरेंस लिखो प्रोकैरियोट्स में, इट इज़ द मोस्ट जीन आर पॉलीसिस्टोनिक। इसमें जितने भी जीन होंगे ज़्यादातर वो पॉलीसिस्टोनिक होंगे, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये यूकैरियोट्स में वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं, राइट। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो मोस्ट जीन आर नॉन स्प्लिटिंग। नॉन स्प्लिटिंग का मतलब है कि वो जीन जो होंगे वो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, वो डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते ही जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम पूरे मज़े में इस लेक्चर को कवर करते जा रहे हैं और हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। कुछ टाइम में हम ये बोलेंगे कि यार ये लास्ट था और यहाँ ख़त्म करेंगे चैप्टर है, ओके। देखो सिस्टोन के बारे में और भी कुछ जानना है ना तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, क्योंकि ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछ दिया था तो मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया है। देखो यहाँ लिखा है सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि हमने पहले देखा था, बट उसके आगे भी मैंने लिखा है द पॉलीपेप्टाइड हैज अ 50 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 50 अमीनो एसिड होते हैं। देन इट्स सिस्टोन विल वी हैव एटलीस्ट 51 कोडोन। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टोन होंगे उसमें कम से कम 51 कोडोन लगेंगे। 50 कोडोन जो होंगे वो किसके होंगे? एमिनो एसिड के लिए होंगे। एंड 1 कोडोन हैज़ द स्टॉप कोडोन, क्योंकि उसको रोकने के लिए भी एक कोडोन चाहिए ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा था तो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दे दिया है, आप खुद से सॉल्व करना और देखते हैं कितना दिन सही आंसर देते हैं इसका, ओके। तो आप देख लेना। इतना कुछ पढ़ने के बाद वापस से हम आते हैं कि हमने कहा था DNA होता है वो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है तो RNA बनता है, और RNA का जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। बिल्कुल कहा था ना। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक बार देख लेते हैं। तो इसी में एक टॉपिक है ऑपेरॉन वाला। देखो उसमें क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक रिप्रेशर दिख रहा होगा mRNA का, जो कि इस ऑपरेटर के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो आधा अधूरा रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसको हटाने के लिए आता है इंस्पेक्टर, जिसको कहते हैं इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जो है ये क्या करेगा, वो ऑपरेटर के पास चिपकने से रोकेगा। किसको? रिप्रेसर को। कैसे रोकेगा? तो ये जो इंड्यूसर होता है ये रिप्रेसर में बीच में जाकर के कुछ इस तरह से बाइंड कर जाता है कि वो उसको हिलने ही नहीं देता। अब वो हिलेगा नहीं तो ऑपरेटर तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आराम से हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सिंपल सी बात है सर, RNA में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा और उससे वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन, इसको इस डायग्राम के थ्रू ही कवर कर लेंगे। देखो ट्रांसलोकेशन कहता है कि कोई आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसको आपको बीच से कट करना है और उसके में ही आपस में क्रॉसिंग ओवर करवा देना है। उस क्रॉसिंग ओवर को अपन कहेंगे ट्रांसलोकेशन, जो कि इलीगल क्रॉसिंग ओवर करवाता है। और इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसा कि आपको फिगर में यहाँ दिख ही रहा होगा डायग्राम में कि देखो यहाँ दोनों कैसे हैं, नॉन होमोलोगस है। दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो क्या सिंपल सी बात है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था। इसने क्या किया, यहाँ पर से ब्रेक किया, इसको भी यहाँ ब्रेक किया और आपस में ही क्या कर लिया, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर दिया। इसका वाला वहाँ चला गया, उसका वाला यहाँ चला दिया। मतलब हम बोल सकते हैं इसकी टोपी उसके सर। जी हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ही करता है कुछ, और इस तरह का ये ट्रांसलोकेशन होता है। क्लियर है? तो ये बेकार सा था यार, उतना कोई खास नहीं था। मैंने आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन जीनोम जो होता है वो लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर के बराबर होता है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लिखा हुआ है जानकारी आप देख सकते हो, और वैसा कुछ भी नहीं है।
और भी छोटी छोटी कुछ बातें हैं, जैसे कि ह्यूमन जीनोम जो होता है वो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें एवरेज जीन की तो 3000 बेसिस होते हैं। लार्ज ह्यूमन जीन की बात करें तो वो होता है डिस्ट्रोफिन, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो सारे पीपल्स में, सारे लोगों में सेम पाया जाता है। अब शौक हो जाओगे यार, मतलब 99.9% फीचर सेम है, सिर्फ क्या 0.1 फीचर ही हमारे में अलग होता है क्या? बिल्कुल यार, 0.1% ही तो अलग होता है, जिसको अपन फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो फिंगरप्रिंट सभी का अलग होता है, राइट? अगर नहीं होता तो भैया दूसरा का मोबाइल कोई भी अनलॉक कर लेता। यार कुछ तो होता है ना, बिल्कुल। और बोलो सर और क्या हो सकता है? तो और होता है हमारा आइज का जो पीपल होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हो कि कुछ 0.1% में भी कुछ कुछ फीचर्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल, अब इसको आगे डिटेल में देखते हैं। ओके, टॉपिक डालो अपना डीएनए, बाकी जो लिखा हुआ है यार इसको याद कर लेना। टॉपिक डालो डीएनए। ये डीएनए जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बल्क डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो गुच्छा में रहना पसंद करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो कि कोडिंग करेगा तो सारा को एंटी कोडन सेम ही आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 99.9% वाला केस हो गया। दूसरा है सैटेलाइट डीएनए, जिसके अंदर नन कोडिंग आएंगे, मतलब ये कोडिंग नहीं कर पाएगा, मतलब इसका कोई कोडिंग कर ही नहीं सकता, ये भैया यूनिक है, सभी का अलग अलग होगा। तो मतलब ये 0.1% वाला केस है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मिनी जिसको वीएनटीआर भी बोलते हैं, दूसरा होता है माइक्रो जिसको एसटीआर कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है और मिनी मतलब भी छोटा होता है, पर सबसे छोटा माइक्रो को कहते हैं। ट्रिक बता देता हूँ, माइक्रोस्कोप सभी को पता होता है, छोटे चीज़ों के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो माइक्रो में आता है एसटीआर, जिसके अंदर 1 से 8 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। मिनी में आता है 10 to 60 बेस पेयर। अब बोलो सर इसका कोई फ़ायदा, इतना कुछ हमने सीखा है, इसका कुछ तो फ़ायदा होगा। जी हाँ, अब फ़ायदा आपको दिखेगा कि हमने जो केस को सबसे पहले छोड़ा था उस केस को अब हम स्टडी करेंगे और हम इस जो क्रिमिनल था उसका पता लगाएंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन कहता है, इट इज़ अ टेक्निक विच यूज टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स और अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए एंड प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर साइज एंड देयर चार्ज। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है हम फिंगरप्रिंट लेकर के डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। अभी बस इतना जान लो कि इस प्रोसेस के थ्रू अपन फिंगरप्रिंट से भी डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं, और वो डीएनए कौन सा डीएनए होगा? सैटेलाइट डीएनए होगा, राइट? बिल्कुल सही है यार, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आ जाओ अपना स्टोरी पे। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक मर्डरर है जो कि मर्डर करके चल जाता है, और हम जो है बोले थे इस केस को अपन खुद स्टडी करेंगे। देखो, हमें जिस पे डाउट था हमने क्या किया, उसका फिंगरप्रिंट ले लिया है, और जिस चाकू से उसने उसको मारा था उस पे जो फिंगरप्रिंट था उसको भी हमने एक निकाल लिया है। दोनों को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भेजेंगे। उस प्रोसेस के थ्रू डीएनए का डीएनए सैंपल लेगा। अब उस डीएनए सैंपल को अपन चेक करके मिलाएंगे। देख सकते हो जिसका पैटर्न मिल जाएगा हम समझ जाएंगे कि भैया मर्डरर वही है। और उसके बाद हमें क्या करना है वो सबको पता है। पुलिस में नहीं देंगे क्योंकि पुलिस उसे फिर छोड़ देंगे, बाकी मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो इसी तरह ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, और तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें, आज तो मैं यही कहूँगा, ठीक है।